डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष में अनिवार्य हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह व्याख्यान उनके HND कॉम 202 इस प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई का दूसरा भाग है। मित्रों, पिछली बार हमने इस दूसरी इकाई सूखी डाली एकांकी का वाचन और उसकी व्याख्या देखी थी। इसके लेखक उपेंद्रनाथ अश्क जी का हमने परिचय प्राप्त किया था। इस व्याख्यान में हम विश्लेषण देखेंगे सूखी डाली का, जो एकांकी के 4 मान्य तत्व हैं उनके आधार पर उसकी मंचीयता पर हम थोड़ा विचार करेंगे। मित्रों, इस इकाई का लेखन डॉक्टर गिरीश बंजारा जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा। उद्देश्य आपने पिछली बार भी देखा था, हम एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं। लेखक उपेंद्रनाथ अश्क का साहित्यिक परिचय प्राप्त करना, जो पिछली बार हमने किया था। सूखी डाली एकांकी के मुख्य अंशों की व्याख्या समझना, वो भी हमने पिछली बार देख लिया। अब इस बार हम एकांकी के मान्य 4 तत्वों के आधार पर सूखी डाली का विश्लेषण करेंगे और सूखी डाली एकांकी की अभिनीयता और मंचीयता की संभावनाओं पर विचार करेंगे। तो मित्रों, चलते हैं एकांकी सूखी डाली के विश्लेषण पर। एकांकी का विश्लेषण पारंपरिक रूप से मुख्य 4 तत्वों के आधार पर किया जाता है: कथानक, पात्र संयोजन, परिवेश और संरचना शिल्प। एकांकी सूखी डाली में इनको हम एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कथानक को देखें, कथानक पर हमने पिछली बार भी बात की ही थी। इसी को कथावस्तु भी कहते हैं। जो आवश्यक बिंदु है, यदि आपको कभी प्रश्न इस प्रकार का आए कि एकांकी सूखी डाली का विश्लेषण कथानक के आधार पर करिए, तो आपको क्या बिंदु लिखने हैं, वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। किसी भी एकांकी का जो कथानक होता है, उसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं: प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष। सूखी डाली के संदर्भ में प्रारंभ है जब नई आई छोटी बहू बेला की शिकायतें लेकर के परिवार के सदस्य आपस में बात करते हैं। आरंभ होता है एकांकी का बेला की ननद इंदु, जो उस परिवार की एकमात्र लड़की इस एकांकी में दिखाई गई है। बाकी सब बहुएं हैं, जो एक पहली पीढ़ी है। मतलब इसमें एक कुटुंब का वर्णन है, जिस कुटुंब के मुखिया हैं दादाजी मूलराज जी। उनके 3 बेटे हैं, उन 3 बेटों की पत्नियां हैं। तीनों बेटे मंच पर नहीं आते हैं, उनकी बात विशेष नहीं होती है। उनकी पत्नियां माने दादाजी की सीधे बहुएं, जो 3 बहुएं हैं, उनकी बात होती है। उनको बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से वहाँ पे उल्लिखित है एकांकी में। उसके बाद जो ये पीढ़ी है, उसके बच्चों की शादी होती है और उसमें बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू के नाम से उनका उल्लेख है। तो ये महिलाएं आती हैं, 2 पीढ़ियों की महिलाएं। और फिर इंदु उसमें एकमात्र है जो कि दादाजी की पुत्री है, जिसका विवाह अभी होना बाकी है। तो वो एक आती है और वही पहली बार अपनी दादाजी की पुत्री नहीं, दादाजी की पोती है परेश, जो है वो उसकी परेश जो जिसकी पत्नी है बेला, उसकी बहन है इंदु। तो इंदु ही सबसे पहले ये
शुरू करती है एकांकी में कि किस प्रकार से छोटी बहू जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझती है अन्य लोगों से, अपने मायके वालों को श्रेष्ठ समझती है, हर समय अपने मायके के बखान करती रहती है और हम लोगों को समझती है कि गँवार हैं। तो इस तरह की शिकायत इंदु से शुरू होती है, उसमें फिर और लोग भी जुड़ जाते हैं और महिलाएं भी जुड़ जाती हैं और सभी इस बात से सहमत हैं कि छोटी बहू अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझती है और बाकी लोगों को गँवार और बेवकूफ़ समझती है। ये आरंभ होता है बहू के प्रति, बेला के प्रति घर के अन्य सदस्यों का एक जो थोड़ा नकारात्मक सा रवैया दिखाई पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब दृश्य में, तो जो एक पुत्र है, संभवतः परेश के ताऊ जी, दादाजी के बड़े बेटे हैं और ये छोटे बेटे की दादाजी के छोटे बेटे का पुत्र है परेश। तो ये बड़े बेटे को भी शिकायत है कि उन्होंने सामान ला कर के दिया, पर्दे और रज़ाई का सामान उन्होंने ला कर के दिया और सब ने उसको ले लिया, लेकिन छोटी बहू को वो उसकी डिज़ाइन पसंद नहीं आई, इसलिए वो नहीं ले रहा है। मतलब चाहे पुरुष पात्र हों या स्त्री पात्र हों, सबको छोटी बहू के प्रति शिकायतें हैं, एक नकारात्मक सा रवैया दिखाई पड़ रहा है। ये प्रारंभ होता है। विकास होता है कि जब इस कहानी का विकास है वो बिंदु जब परेश दादाजी के पास पहुंचता है और बताता है कि बेला इस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, बेला को लगता है कि कोई उसको अपना नहीं पा रहा है, उसकी हंसी उड़ाई जा रही है और दादाजी को पहले पता चल ही चुका है कि अर्ली लोगों की भी शिकायती बेला के प्रति है और अब परेश ये प्रस्ताव रखता है कि बेला ये चाहती है कि एक अलग घर उसको दे दिया जाए जहाँ पे वो शांति से रह सके। दादाजी के लिए ये बहुत ही मर्मांतक पीड़ा देने वाली वस्तु है, क्योंकि वो अपने परिवार को एक वृक्ष के समान देखते हैं, एक घने छाए हुए वृक्ष के रूप में देखते हैं, जिसके जो सारे लोग हैं उसकी डालियां हैं उसको हरा भरा वृक्ष को रखती हैं। अगर डालियां टूट टूट कर अलग होने लगेंगी तो वृक्ष ठूंठ रह जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। ये दादाजी समझते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसका उपाय कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो वो परेश को आश्वासन देते हैं कि वो निश्चिंत रहे, कुछ न कुछ इसका उपाय अवश्य निकल आएगा और वो निकालते हैं, इसका उपाय निकालते हैं। वो परिवार के लोगों को बुला कर के कहते हैं कि आप सब मेरी बात मानते आए हैं, सब एक साथ रहते हैं, जो नई बहू है उसको अभी थोड़ा समय देना पड़ेगा हमको और सब उसका सम्मान करें। वो अधिक पढ़ी लिखी है हम सब से और अपने परिवार में वो इकलौती लड़की थी, उसका सम्मान था और वही सम्मान वो उसको यहाँ पर मिलना चाहिए। उसको पढ़ने लिखने के लिए अधिक समय मिलना चाहिए। जो काम है वो सब आप लोग करते रहे हैं और उसके हिस्से का जो थोड़ा बहुत काम है उसको भी आपस में बांट लें और उसको सम्मान दें, तो हो सकता है तो ये परिवार टूटने से बच जाएगा। परिवार के सभी सदस्य दादाजी का बहुत आदर करते हैं, इसके कारण वो उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं और उसके अनुरूप आचरण करते हैं। ये विकास हुआ, एक माहौल बनता है और चरमोत्कर्ष तब होता है जब बेला को ये समझ में आता है कि उसको अतिरिक्त सम्मान मिलने लगा है और अभी भी वो उसको यही लगता है कि वो अलग थलग सी पड़ गई है। तो अपने पति से वो कहती है कि किस तरह से किस लोग हैं, वो स्वयं भी ये कहते कि लोगों के समझ में नहीं आता कि कभी तो एकदम अभी कल के दिन तो वो एकदम मेरे से नाराज़ ही रहते थे, अब आज जो है एकदम मुझे सत्कार देने लग गए हैं, तो ये क्या है। और पति कहता है कि तुम जो चाहती थी तुम्हारा था कि सब तुम्हें दबाते हैं, अब कोई नहीं दबाता तुमको, अब
तुम्हारी शिकायत थी कि कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता, अब सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। और तुम कहती थी कि तुमको बहुत ज़्यादा काम तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाता है, अब कोई काम तुम्हारे ऊपर नहीं डाला जाता, तो तुम उस तरह से भी नहीं खुश थी, अब इस तरह से भी नहीं खुश हो, तो क्या है। तो और उसी में फिर उसको धीरे धीरे फिर वो परेशान हो जाती है, रोने लगती है। तब उसकी ननद इंदु आकर के देखती कि अरे आप रो क्यों रही है। तो अब वो कहती है कि इंदु आप क्यों इस तरह से आप और जी लगा करके क्यों बात कर रहे हो। तो वो कहा नहीं, दादाजी ने कहा है सत्कार करने के लिए। तब उसको पता चलता है कि अच्छा ये दादाजी के कहने पर ये सब हो रहा है। और वो कहती कि नहीं, मुझे ये अतिरिक्त सम्मान नहीं चाहिए, और मैं भी सब काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि आप जो भी आप कर रही हैं, आप पढ़ती लिखती हैं, आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो आपको उसमें समय चाहिए, आप वो कर सकती हैं, हम कर लेंगे सब काम। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, परिवार में रहने का मतलब एक साथ सबके साथ घुल मिल कर रहना होता है, कि अलग रह कर के नहीं। और वो दादाजी से भी कहती है कि आप नहीं चाहते कि डाल टूटे, लेकिन क्या डाल लगी लगी ही सूख जाए, ये आपको स्वीकार होगा। तो यहीं पर ये चरमोत्कर्ष है, जहाँ पर बेला को अपनी भी गलती समझ में आती है और वो परिवार के साथ एक सार होने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। तो ये कथानक है सूखी डाली का। उसका विश्लेषण इस प्रकार होता है। जब आप अपना उत्तर तैयार करें तो उसमें इन 3 बिंदुओं के रूप में जैसे मैंने बताया उस तरह से आप इसका उत्तर बना सकते हैं कि सूखी डाली का विश्लेषण कथानक के आधार पर कैसे हो सकेगा। अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो बिंदु है वो है पात्र संयोजन। पात्र संयोजन के रूप में हम देखें तो जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं बेला, दादाजी और इंदु। क्योंकि मुख्य रूप से जो पूरा कथानक है वो तो बेला को केंद्र में रख कर के गठित हुआ है। दादाजी उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं उस कथानक को एक मोड़ देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और इंदु जो कि जिसके वक्तव्य से ये एकांकी आरंभ होती है, वो एक महत्वपूर्ण पात्र है। आगे भी उसका एक अहम किरदार होता है, उसका एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। परेश को भी हम प्रमुख पात्र के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि वो बेला का पति है और उसके हिस्से में भी कुछ महत्वपूर्ण संवाद आए हैं, तो हम परेश को भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने गौण पात्र के रूप में रखा क्योंकि प्रवेश की उपस्थिति उतनी नहीं है मंच पर, लेकिन हम उसे भी प्रमुख पात्र के रूप में उसकी गणना की जा सकती है। तो प्रमुख पात्र 4 हो सकते हैं, बेला, दादाजी, इंदु और परेश। सामान्य रूप से इनका चरित्र चित्रण किया किया जा सकता है, लेकिन एकांकी चूँकि वो एक छोटा उसका कलेवर होता है, वो छोटी रचना होती है, तो उसमें उतना विस्तार से किसी भी पात्र के चरित्र को वर्णित करने का अवकाश नहीं होता है। लेखक के पास ये जगह नहीं होती है कि वो विशेष रूप से उसका कर सके उसका वर्णन। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं। चरित्र चित्रण आपके प्रश्न सामान्य रूप से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी पूछा भी जा सकता है। वैसी स्थिति में आप बेला का चरित्र चित्रण करें। अच्छा, गौण पात्र के विषय में इसके पहले हम थोड़ा चर्चा कर लें। जो परिवार की अन्य बहुएं हैं, माने कि 2 पीढ़ियाँ जो मैंने अभी बताई, कि एक तो दादाजी के पुत्रों की पत्नियाँ हैं, तो वो 3 हैं, 3 भाभियाँ, बड़ी भाभी, छोटी भाभी और मंझली भाभी। अब उनके जो बच्चे हैं उनके विवाह हो गए हैं और उनकी भी पत्नियाँ आ गई हैं, तो बड़ी बहू, मझली बहू और छोटी बहू के नाम से ये 3 बहुएं, इस तरह से 2 पीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं इसमें, इस एकांकी में। लेकिन इन सभी जो पात्र हैं, ये जो 6 बहुएं, 2 पीढ़ियों की जो 6 बहुएं हैं, फिर उनके बच्चे भी खेलते हुए बताए गए हैं। और एक पुत्र करमचंद जी का भी वो भी मंच पे उनका कुछ एक संवाद भी है और वो एक उपस्थित होते हैं। और रजवा जो कि नौकरानी है, उस घर में कार्य करती है।
तो ये सारे पात्र हैं, गौण पात्र हैं। इनके हिस्सों में कुछ न कुछ संवाद भी आए हैं, लेकिन ये ऐसे पात्र हैं जो न भी सांकेतिक रूप से अगर भी इनकी बात की जाए तो ये पूरे हो सकते हैं। इनकी आवश्यक नहीं है कि ये मंच पर आए ही। हालांकि एकांकी में इनकी चर्चा है, और माने इन ये सशरीर उपस्थित होते हैं मंच पर, और उनके हिस्से में कुछ संवाद भी हैं। तो ये गौण पात्र हैं। प्रमुख पात्र का जो चरित्र चित्रण आ सकता है, उसमें बेला सबसे प्रमुख, बेला का चरित्र चित्रण। तो हम जो एकांकी से हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम उसका चित्रण कर सकते हैं। वो ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी लड़की है, एक बड़े परिवार, एक समृद्ध परिवार से है वो, और इकलौती पुत्री होने के कारण निश्चित रूप से वो अपने तरीके से कार्य करने की आदी रही है, स्वतंत्र चेता है। और अब बड़े कुटुंब में बहू बन कर के आने पर वो अपने आप को उसमें संयोजित, समाहित नहीं कर पा रही है। उसको वो अधिक सुरुचि संपन्न है। जब इकलौती पुत्री हो और समृद्ध परिवार हो तो निश्चित रूप से जो चीज़ें, नफासत की चीज़ें, जो मूल्यवान चीज़ें हैं, वो भी उसको उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन जब बड़ा कुटुंब होता है, ज़्यादा लोग होते हैं घर में, तो उपयोगिता पर अधिक बल होता है। उसके सौंदर्य पर उतना बल देना संभव नहीं हो सकता है, जो उसके ससुराल, बेला के ससुराल में इसी प्रकार की परिस्थिति है। अधिक लोग हैं तो सामान हैं सारे, लेकिन और उपयोग की, सुख सुविधा की जितनी वस्तुएं हो सकती हैं वो हैं, लेकिन उनके सौंदर्यीकरण पर बहुत ध्यान उनका नहीं है। तो बेला, ऐसी स्थिति में बेला जो है वो अपने को नहीं उतना संयोजित कर पा रही है। उसको चीज़ें लगती हैं कि सुरुचिपूर्ण नहीं है, वो अपने मन से घर सजा नहीं पा रही है। नौकरानी से भी उसको शिकायत है कि वो उस तरह से देखभाल नहीं कर पाती है जैसा देखभाल वो चाहती है। और ये सारी, ये एकांकी वस्तुतः आराम भी वहीं से होती है। उस लड़की, नौकरानी को, बहुत पुरानी नौकरानी, विश्वस्त नौकरानी है, उसको उसने खड़े खड़े निकाल दिया कि तुम काम नहीं जानती हो। और इस तरह से, और यद्यपि हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंत में वो समझ जाती है, वो अपनी गलती समझती है, और जो है वो एक सार फिर होने का प्रयत्न भी करती है। तो ये नहीं कह सकते कि वो घमंडी है, अभिमानी है, लेकिन निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपने आप को, उसके मन में ये है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और अधिक सुरुचि संपन्न हूँ और इन लोगों से अलग हूँ। तो अगर मैं अकेले ही रहूँ तो अधिक आज़ादी और अधिक अच्छी तरह से मैं रह सकती हूँ, ये उसके मन में अवश्य आता है। लेकिन जब परिवार के सदस्यों का, और ये संभवतः इस कारण एक क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में भी उसके मन में ये आ सकता है, क्योंकि बाकी लोग भी उसके जो उसकी बातें हैं, जो अपने मायके का बखान है, उसका मजाक उड़ाया करते हैं। तो इसलिए भी वो हो सकता है प्रतिक्रिया स्वरूप वो खिंची हुई रहती है। लेकिन जब अंत में उसको वस्तु स्थिति उसको समझ में आती है, उसको समझ में आता है कि लोग उसको सम्मान भी दे सकते हैं, दे रहे हैं, और लेकिन घर परिवार में एक सार होने के लिए सबके जैसा होना होता है, तो फिर वो उसके लिए भी तैयार होती है। तो वो एक समझदार स्त्री के रूप में भी अंत में प्रतिष्ठित होती है। दादाजी इसमें निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण, सबसे माने बेला के बाद जो जिनको महत्वपूर्ण पात्र कह सकते हैं वो दादाजी हैं। उन्होंने अपने पूरे कुटुंब को संभाल करके रखा है, और सचमुच एक बहुत समझदार बुजुर्ग के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो सभी के मन को समझते हुए और जो परिवार के लिए सबसे अच्छा हो वैसा करने में वो सक्षम होते हैं। वो घर परिवार पर उनका असर है और सभी लोग उनकी बात मानते हैं। निश्चित रूप से वो एक महत्वपूर्ण, एक परिवार को जोड़े रखने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, परिवार के मुखिया के रूप में। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक,
पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे हमारे शरीर में मुंह है कि खाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मुख से ही जाती हैं, लेकिन जिस अंग को जितना पोषण आवश्यक होता है उसको उतना पोषण मिल जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो सब कुछ अपने में समाहित करे और जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ उनको वैसा वातावरण, वैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए, जो कि दादाजी पूर्ण रूप से करते हुए इस एकांकी में दिखाई देते हैं। तो दादाजी एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। इंदु इस पूरे एकांकी की हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट है, यानी कि इसके इसके ये ही एक पात्र है जो कि पूरे कथानक को रचने और आगे बढ़ाने में सहायक है। ये ही जो है ब्रजवा यानी जो नौकरानी है घर की काम करने वाली, उसकी शिकायत लेकर के आती है, मुखर होती है। उसके कारण ही और लोग भी इस चर्चा में भाग लेते हैं और उनका मंतव्य पता चलता है और कहानी आगे बढ़ती है। बाद में भी अंत में भी जो इसका बेला का परिवर्तन है वो भी इंदु के माध्यम से ही लक्षित होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। वो परिवार के उस समय की, जिस काल में ये रचना हुई थी, स्वतंत्रता के संभवतः ठीक पहले, ये मुझे लगता है कि ये कुछ 30-40 के दशक की ये रचना है। तो उस समय जो स्वतंत्रता के पहले रचना हुई हो या बाद में हुई हो, उससे परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन नहीं आ पाया था। तो उस समय जैसा था वो इंदु जो है वो प्राइमरी पास है, पढ़ी लिखी है और संभवतः घर के जितनी स्त्री पात्र हैं, जितने सदस्य हैं, स्त्री सदस्य, उनमें सबसे अधिक पढ़ी लिखी है और समझदार भी दिखाई पड़ती है, लेकिन बालपन भी थोड़ा उसमें है, इसीलिए वो अपनी भाभी से अधिक नाराज़ दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार उसका चरित्र चित्रण हो सकता है। तीसरा जो बिंदु है वो है परिवेश या देश काल और वातावरण। संकलन त्रय के आधार पर हम इसको परखते हैं। संकलन त्रय का क्या अर्थ है? स्थान, काल, घटना की निरंतरता। तो स्थान, जैसा कि हम देख पाते हैं कि एक बड़े कुटुंब का घर ही है, कहीं और बदलता नहीं है। काल जो है वो परेश और बेला के विवाह के बाद का कुछ समय है ना, जो परेश और बेला का विवाह हाल में ही हुआ है ऐसा समझ में आता है और अब नई बहू बेला को अपने परिवार में संयोजित होने का एक उपक्रम हो रहा है, ये घटना कहेंगे। तो स्थान, काल और घटना की निरंतरता है, इसमें एक संयोजन है, एक दूसरे में माने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि एकांकी सूखी डाली में परिवेश और देश काल को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। हम कहीं भी उसमें गैप नहीं पाते हैं या कोई असंगतता नहीं मिलती है, असंगति कोई नहीं है इन तीनों में, स्थान, काल और घटना, यही संकलन त्रय है। तो संकलन त्रय का निर्वाह इस एकांकी में अच्छी तरह से हुआ है। संरचना शिल्प हम देखेंगे तो स्वाभाविक भाषा है, व्यवहारिक भाषा है और सहज है। हम सरल शब्दों का प्रयोग देखेंगे। घरेलू वातावरण के अनुरूप संवाद गढ़ने की कोशिश की गई है। शैली आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद शैली कह सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः जो प्रस्तुति की गई कि दादाजी सबको समझ करके उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं और सब लोग दादाजी के कहने में हैं, दादाजी ने जैसे कहा वैसा वो सब मानते हैं। वास्तव में अगर हम सचमुच बिल्कुल यथार्थवाद पर जाएं तो ऐसा किसी भी परिवार में संभव नहीं हो पाता है। न तो दादाजी की इतनी समझदारी दिखाई पड़ती है और न ही बाकी सदस्य दादाजी को इतना अक्षरशः उनके आदेश का पालन करें ऐसा हो। लेकिन इस एकांकी के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयत्न है और इसलिए लेखक ने इसको आदर्शोन्मुखी रखा है। आदर्शोन्मुखी का अर्थ वही है
कि आदर्श को उस सामने रख करके वो आगे चलते हैं और यथार्थवादी बनाए रखते हैं अपने पूरे नाटक एकांकी के कलेवर को। संवाद जितने भी हैं वो सब कथानक को बढ़ाने में उपयोगी है। एक छोटा सा प्रसंग जो पड़ोसी के संदर्भ में आया है कि पड़ोसी के परिवार में खटपट है और छोटे भाई ने अपनी रसोई पर छत डलवाई तो जिसको उसकी भाभी आकर के उखाड़ जाती है, उनमें लड़ाई चल रही है। ये एक प्रसंग वहाँ पे वर्णित किया है जो मेरे ख्याल से अनुपयुक्त है। उस ना भी होने पर भी ये एकांकी काफ़ी सही होती और सही तरीके से चलती। लेकिन एक छोटा सा रोल तो है ही कि कैसे वो दिखा रहा है कि ये इस बारे में बात हो रही है। ये एक तरह से कहिए कि नुक्ताचीनी है, एक तरह से कहिए गॉसिप है महिलाओं के बीच की परिवार में, और बेला को उससे अलग रखा जा रहा है। जैसे ही बेला आती है वो चुप हो जाती है। तो इसको दिखाने दर्शाने के लिए कि जो परिवार की गॉसिप है, परिवार में महिलाएं आमतौर पर इस तरह की बातें करती हैं लेकिन उसमें बेला शामिल नहीं हो रही है या बेला को शामिल नहीं किया जा रहा है, इस बात को स्थापित करने के लिए ये प्रसंग रखा गया है। थोड़ा कमज़ोर कह सकते हैं एकांकी का पहलू ये दिखाई पड़ता है क्योंकि ये ज़बरदस्ती लाया हुआ जान पड़ता है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के एकांकी के जो संवाद हैं, जो जितने प्रसंग रखे गए हैं वो सब कथानक को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रसंग भी कथानक को निश्चित से आगे बढ़ाता है और संवाद जो है वो घरेलू वातावरण के अनुरूप गढ़े गए हैं। ये बड़ी सफलता है इस एकांकी की। अभिनेता और मंचयिता की बात करें तो ये एक ऐसी एकांकी है जिसमें आप बहुत सारे पात्रों, जितने पात्र इसमें हैं अगर आपके पास उतने अभिनेता हैं तो उतने अभिनेताओं के साथ आप कर सकते हैं। कुछ एक को बढ़ा भी सकते हैं, इसमें जो पात्र नहीं भी आए हैं उन पात्रों को भी आप ला सकते हैं और उनके साथ उनके हिस्से में एक दो संवाद आप रच सकते हैं आसानी से। और अगर आपके पास नहीं है तो 3 या माने ज़्यादा से ज़्यादा 4 पात्रों को लेकर के भी आप रच सकते हैं। जो प्रमुख पात्र हैं, दादाजी, बेला, उसका पति परेश और इंदु, ये 4 भी अगर आपके पास केवल 4 अभिनेता ही उपलब्ध हैं तो भी इसको मंचित किया जा सकता है एकांकी को सरलतापूर्वक। ये इस एकांकी की बड़ी सफलता है। हिंदी में उस समय माने उस एकांकी जो हिंदी का रंगमंच है वो मुख्य रूप से अव्यावसायिक शौकिया रंगमंच है और उसमें अधिक अभिनेता मिल पाना या अधिक साधन संपन्न वो नहीं हो सकता है। तो ये जो एकांकी है उसमें जो भी प्रॉप्स यूज़ किए गए हैं, जैसे घर का जो है वो बहुत साधारण है जिसको कि अभिनेता अपने घर से ला करके भी उसका सृजन कर सकते हैं, या अगर इसमें से कुछ भी ना रहे, बिल्कुल खाली मंच पर भी नाटक खेले जाते हैं तो भी ये नाटक सफल होगा। इस तरह से इसका पूरा जो है कलेवर बनाया गया है। अभिनय की दृष्टि से भी इसमें हम कह सकते हैं कि दादाजी, बेला इत्यादि के रूप में मंजे हुए अभिनेता भी काम कर सकते हैं और नवोदित अभिनेता जो अभी अभिनय में अपना पहला कदम रख रहे हैं वो भी इसको सरलतापूर्वक कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो संवाद हैं छोटे छोटे हैं और बेहद सहज स्थितियां हैं, घरेलू वातावरण है। तो ये एकांकी इस दृष्टि से अभिनय के लिए भी बहुत सहज वातावरण उपलब्ध कराती है और सभी प्रकार के अभिनेताओं के लिए ये उचित सामग्री प्रस्तुत करती है। साथ ही हम देखें तो ये सफल रेडियो नाटक भी है क्योंकि यदि मंच न भी हो, केवल संवादों के सहारे भी पर्याप्त अपेक्षित प्रभाव पैदा किया जा सकता है, तो रेडियो नाटक के रूप में भी ये एक सफल एकांकी है। अतः हम कह सकते हैं कि ये उपेंद्रनाथ अश्क जी की एक सफल एकांकी है। मित्रों, आप इन बिंदुओं के आधार पर इस एकांकी को पढ़ें, उसका विश्लेषण करें, अपनी स्वाध्याय सामग्री पढ़ें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं baou.ba.hindi@gmail.com पर। अपना प्रश्न लिखें और उसके साथ अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर,
अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम लिखें। हम आपकी यथासंभव सहायता करेंगे, यथाशीघ्र सहायता करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगली बार फिर एक आगे की इकाई लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः